Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 19th of October 2020. तो 19 अक्टूबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, दोज हु वांट टू जॉइन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दे कैन जॉइन अस फ्रॉम द लिंक्स गिवन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो. नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको अलग अलग लिंक्स मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम अलग अलग पेजेस की, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो. टेलीग्राम के लिए एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको टेलीग्राम पे हमको ज्वाइन करना है तो जस्ट सर्च द ग्रुप टेम्स यूपीएससी. टेम्स यूपीएससी, अगर आप टेम्स यूपीएससी सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाता है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा. क्योंकि टेलीग्राम की लिंक कभी कभी काम नहीं करती है, दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ. टेम्स यूपीएससी आप सर्च करो, जो चैनल मिलेगा वो हमारा है. अब यहाँ पे न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ क्वेश्चंस बता लेते हूँ मैं. पहला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ शालीमार एंड निशात गार्डन इन कश्मीर. कश्मीर के शालीमार और निशात गार्डन की वो किसने रखी थी न्यू. ऑप्शंस आर ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी नूरजहां. क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसीडर द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स. आपको इन मॉन्यूमेंट्स को देखना है और बताना है कि इनमें से कौन सा मॉन्यूमेंट इंडिया में है. ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज अकबर्स टूम, सेकंड इज बाबर्स टूम, थर्ड इज जहांगीर्स टूम. अब इनमें से बताना है कौन कौन सा इंडिया में लोकेटेड है. 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, या 1, 2 and 3 ओनली. क्वेश्चन नंबर 3 इज अब्दुल रज़ाक केम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस. ये वन ऑफ द जो विजिटर्स थे इंडिया में, ट्रेवलर्स थे, उनमें से एक अब्दुल रज़ाक भी थे. आपको बताना है कहाँ से आए थे ये. ऑप्शन सर ए मोरक्को, बी इटली, सी पर्शिया या डी रोम. फोर्थ क्वेश्चन इज मालवा वाज एनेक्स्ड टू दिल्ली सल्तनत बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स. इनमें से कौन से रूलर ने दिल्ली सल्तनत में मालवा को मर्ज किया. ऑप्शन सर ए मोहम्मद बिन तुगलक, सेकंड इज घियासुद्दीन तुगलक, थर्ड इज अलाउद्दीन खिलजी या डी इज सिकंदर लोधी. तो दीज आर द 4 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. नाउ मैं आपको आंसर्स तो बता दूंगा, बट व्हाट आई वांट इज दैट कि आप अटेम्प्ट करिए अपनी तरफ से. अगर आप अटेम्प्ट करेंगे सो दिस विल इनहैंस योर ऑब्जेक्टिव सॉल्विंग कैपेबिलिटीज, और फिर आपको जब एग्जाम आएगा यूपीएससी आएगा तो दिक्कत नहीं होगी. तो जो मैंने क्वेश्चंस बोले हैं उनको ध्यान से पढ़ लीजिए, पॉज कर करके एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने अटेम्प्ट दीजिए, फिर मैं आंसर तो आपको बता ही दूंगा. तो आंसर स्टार्ट करते हैं. पहला सवाल मैंने पूछा कि शालीमार और निशात गार्डन कश्मीर में किसने बनवाया था. तो ये याद रखिएगा, जहांगीर ने बनवाया था. जहांगीर वॉज द मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग दिस शालीमार एंड निशात गार्डन. दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है. अकबर्स टूम, बाबर्स टूम और जहांगीर्स के टूम में कौन सा इंडिया में लोकेटेड. तो याद रखिएगा सिर्फ अकबर का टूम है जो कि ये आगरा में आपका लोकेटेड है. अकबर का टूम है केवल एकमात्र जो कि इंडिया में है. बाबर और जो जहांगीर का टूम है, बाबर का आई थिंक काबुल अफगानिस्तान में है एंड जहांगीर का पाकिस्तान में है. तो अकबर का बस इंडिया में है और बाबर का अफगानिस्तान में है एंड जहांगीर का पाकिस्तान में है. तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली. द बी विल बी द आंसर. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था. अब्दुल रज़ाक कहाँ से आया था. तो इसका आंसर होगा सी, पर्शिया से आए थे अब्दुल रज़ाक. तो इसका आंसर होगा सी. एंड फोर्थ क्वेश्चन था, मालवा वाज एनेक्स्ड टू दिल्ली सल्तनत बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स. तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी के अंतर्गत मालवा जो है एनेक्स किया गया था बाय अंडर द दिल्ली सल्तनत. तो ये इसके 4 क्वेश्चंस के आंसर. आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा. आप अब न्यूज़ एनालिसिस पार्ट की तरफ मूव करते हैं. देखो 3 न्यूज़ हैं जो फ्रंट पेज से हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज जीएसटी सेस विल स्टे. फाइनेंस पैनल चीफ, जो फाइनेंस पैनल के चीफ थे इस बार एनके सिंह. आपको सबको पता होगा 15th फाइनेंस कमीशन के हेड भी थे एनके सिंह. एंड उन्होंने कहा है कि जीएसटी सेस विल स्टे, जीएसटी सेस को रहना है. ठीक है ना. देखो ये लिखा है, cess shortfalls cannot be met from the consolidated fund of India, so it has to be raised through some borrowing arrangements like the present one. तो उन्होंने ये कहा कि जो सेस ना कलेक्ट करने का शॉर्टफॉल होगा उसको आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में किसी और दूसरे तरीके से नहीं ले सकते हो. सो आपको रेज करना पड़ेगा ये मनी थ्रू दिस मैकेनिज्म ओनली, इसलिए सेस आपको लेते रहना पड़ेगा. 15th फाइनेंस कमीशन. फाइनेंस कमीशन आप सबको पता है इट्स अ बॉडी अंडर आर्टिकल 280, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 280 आर्टिकल के अंतर्गत रहती है. और ये बताती है बेसिकली कि जो टैक्स कलेक्शन है यानी नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स है उसको स्टेट्स और सेंटर के बीच में कैसे डिवाइड करना है, स्टेट्स और सेंटर के बीच में किस तरीके से डिवीजन होगा, है ना, वो अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से देख के बताता है. ठीक है ना. अब देखो बात ये थोड़ी सी हम और डिटेल में कर लेते हैं. सेस की बात और डिटेल में कर लेते हैं कि क्या है ये सेस, किस तरीके से लगता है और क्यों लगता है. आज बहुत अच्छे न्यूज़ आइटम्स बताऊंगा मैं आपको. तो जीएसटी सेस विल स्टे जो फाइनेंस पैनल चीफ ने कहा, उसमें आपको सेस के बारे में बता दूं. जब आपका जीएसटी एक्ट आया था ये 2016 में, द कॉन्स्टिट्यूशन 101 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 2016, इट वाज द लॉ विच क्रिएटेड द मैकेनिज्म ऑफ लिविंग अ नेशन वाइड जीएसटी. तो नेशन वाइड जीएसटी के लिए जो लॉ आया वो 2016 में आया, एक्ट के थ्रू आया. ठीक है ना. इसमें यह बोला गया
कि द स्टेट्स विल बी कंपनसेटेड फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू। अगर कोई लॉस ऑफ रेवेन्यू होता है स्टेट्स को बिकॉज ऑफ दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, क्योंकि पहले क्या है स्टेट्स खुद अपने टैक्सेस लेते थे, कलेक्ट करते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो रहते थे। अब जीएसटी के आने से एक नेशन वाइड टैक्स लग गया ओवरऑल, तो मतलब सेंटर की पावर बढ़ गई और स्टेट की थोड़ा घट गई। तो अब स्टेट्स ने अपनी पावर तो घटाई, लेकिन इसके बदले में ये कहा कि हम अपनी पावर तो आपको कंसीव कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा कलेक्शन घटता है जो हमको पहले होता था, अगर उससे कम कलेक्शन होता है टैक्स का, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यू शुड कंपनसेट फॉर दैट लॉस ऑफ रेवेन्यू। सो जीएसटी एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है, देयर विल बी कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू, जो कि 14% देखा जाता है कि 14% से ज़्यादा अगर लॉस हो गया है, मतलब 14% फ़ायदा उन्होंने बोला था कि आपको होगा, 14% तक आपकी इनकम बढ़ेगी, लेकिन अगर वो नहीं बढ़ पा रही है तो एक लॉस ऑफ रेवेन्यू माना जा रहा है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि कंपनसेशन 5 सालों तक के लिए दिया जाएगा ना, 5 ईयर पीरियड दिया जाएगा, 2017 से लेकर के 2022 तक के पीरियड के लिए कंपनसेशन दिया जाएगा, 2017 to 2022। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कंपनसेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स विच विल एंड इन 2022। अब ये जो कंपनसेशन है जो सेंटर ने प्रॉमिस किया कि हम आपको कंपनसेट करके देंगे, वो सेंटर कलेक्ट कहीं ना कहीं से तो कलेक्ट करेगा, तभी तो देगा। ये तो एक तरीके से मतलब वो है कि पेनल्टी टाइप का लग रहा है उनके ऊपर कि कंपनसेट करना है। तो ये उन्होंने बोला कि डीमेरिट गुड्स जो होंगे, यानी कि अगर आपको टैक्स स्लैब पता है जीएसटी के अंदर, तो 5% टैक्स स्लैब है, 12% टैक्स स्लैब है, देन आपका 18% टैक्स स्लैब है, और देन आपका 28% टैक्स स्लैब है। तो जो ये 28% है ये लगता है डीमेरिट गुड्स के ऊपर और सिन गुड्स के ऊपर कहलाते हैं। वो सिन गुड्स जो लग्जरी के आइटम्स हैं और ये सब है सिन गुड्स हैं, और डिमेरिट गुड्स भी कहलाते हैं। तो इसमें उन्होंने बोला था कि जो शॉर्टफॉल है, देखो जो मैंने बताया कि कंप्यूटेशन कैसे होगा, द मैकेनिज्म फॉर विच स्पेल्ड आउट इन सेक्शन 7 ऑफ द जीएसटी, जो सेक्शन 7 है जीएसटी एक्ट का, वो बताता है किस तरीके से कंप्यूटेशन होगा। और कंप्यूटेशन कैसे होगा, done annually by projecting a revenue assumption based on 14% compounded growth from the base year। जो बेस ईयर से था उससे 14% कंपाउंडेड ग्रोथ लेकर के, मतलब 14% कंपाउंडेड ग्रोथ लेकर के रेवेन्यू का एजम्पशन किया जाता है, और उससे फिर शॉर्टफॉल निकल आता है कि जो बेस ईयर था उसमें 14% कंपाउंडेड ग्रोथ, और उससे जितना कमाएगा वो आपका कंपनसेशन होगा, उतना आपका लॉस होगा और कंपनसेट किया जाएगा। तो वही कंपनसेट करने के लिए एक सेस लगाया जाता है जिसको जीएसटी कंपनसेशन सेस बोलते हैं। जीएसटी के मैंने आपको बता दिए 5, 12, 18, 28, और 28 का जो स्लैब है वो टॉप जो हाईएस्ट स्लैब है वो लग्जरी आइटम्स, सिन गुड्स या डीमेरिट गुड्स पे लगता है, और उससे ही कंपनसेशन किया जाता है। ठीक है ना सर, दिस वाज द न्यूज आइटम फ्रॉम द फ्रंट पेज। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगली जो न्यूज हम देखेंगे वो है सेलिब्रेटिंग स्किंक्स, ZSI लिस्ट 62 स्पीशीज इन इंडिया। स्किंक्स क्या होते हैं याद रखिएगा, ये एक लिजर्ड की वेराइटी होती है, लिजर्ड होते हैं एक्चुअली, लिजर्ड्स को ही स्किंक्स कहा जाता है। ZSI ने 62 वेराइटीज लिस्ट की इंडिया में। ओके, सो लेट मी टेल यू द डिटेल्स ऑफ दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम हेयर। डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो पब्लिकेशन आया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। एक्चुअली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक पब्लिकेशन रिवील किया है, उसमें 62 स्पीशीज हैं स्किंक्स की। स्किंक्स क्या है, दे आर द लिजर्ड्स बिलोंगिंग टू द फैमिली सिंसिडी। ओके, सिंसिडी फैमिली से जो लिजर्ड्स बिलोंग करते हैं दे आर नोन एज द स्किंक्स। एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 62 स्पीशीज निकाली है। अमंग दी 62 स्पीशीज 33 स्पीशीज यानी कि 57% जो स्पीशीज हैं दे आर एंडेमिक। एंडेमिक मतलब कि एक खास स्पेशल रीजन में ही पाई जाती हैं। ठीक है ना। अब ये पब्लिकेशन क्या है, स्किंक्स ऑफ इंडिया, इट वाज रिलीज्ड बाय MOEFCC यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको रिलीज जरूर किया है, लेकिन ना इसको बनाया किसने, ZSI ने इसका पब्लिकेशन किया था। एंड स्किंक ऑफ इंडिया इसका नाम है, स्किंक्स ऑफ इंडिया। अब उस रिपोर्ट में डिटेल दी है बायोजियोग्राफिकल जोन्स की भी, कि मतलब किस बायोजियोग्राफिक जोन्स में कौन सी स्किंक पाई जाती है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं कितनी। तो एक चीज़ मैं बता दूं, आज के द हिंदू में अगर आप देखेंगे तो 11 जोन्स लिखा हुआ है, 11 बायोजियोग्राफिक जोन्स, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की साइट और ये खोलो तो 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स के बारे में बताते हैं। लेट मी टेल यू दीज बायोजियोग्राफिक जोन्स। फर्स्ट इज द ट्रांस हिमालय। ट्रांस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, डायरेक्टली मेंस में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, कहीं पे भी पूछ सकता है। ठीक है ना। ट्रांस हिमालय जो रीजन है वो लद्दाख माउंटेन्स और तिब्बतन प्लेटू वाला है। देन आपका हिमालयाज वाला रीजन है वो है नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट हिमालयाज का। डेजर्ट वाला रीजन है थार और कच्छ का। सेमी एरिड रीजन है पंजाब प्लेन्स का, गुजरात एंड राजपुताना का। वेस्टर्न घाट्स है मालाबार प्लेन्स का, वेस्टर्न घाट्स का। डेक्कन पेनिनसुला है सेंट्रल हाईलैंड्स, छोटा नागपुर प्लेटू, ईस्टर्न हाईलैंड्स, सेंट्रल प्लेटू, डेक्कन साउथ का। गैंगेटिक प्लेन्स है
अपर एंड लोअर गैंगेटिक प्लेन्स, कोस्ट है वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट लक्षद्वीप, नॉर्थ ईस्ट में आता है ब्रह्मपुत्र वैली, नॉर्थ ईस्ट हिल्स, एंड आइलैंड्स में आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। दीज आर द 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स और उसके प्रोविंसेस मैंने आपको बता दिए। फिर से नाम याद रखना एटलीस्ट बायोजियोग्राफिक जोन्स के। ट्रांस हिमालय आपका जो सबसे ऊपर वाला रीजन है, ये जैसे जहाँ पे जैसे ये आता है ना, ये मैप अगर आता है इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो रीजन होता है, ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला आपका ट्रांस हिमालयन रीजन कहलाता है, ये वाला, ठीक है ना। तो ये तिब्बतन प्लेटू, लद्दाख, यहाँ सब आ जाता है। फिर आपका हिमालयाज में तो नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल, ये तो बता ही दिया। डेजर्ट तीसरा है, सेमी एरिड वेस्टर्न घाट्स, ये 3 4 5। देन आपका 6th में आता है डेक्कन पेनिनसुला वाली रीजन में आपका सेंट्रल हाईलैंड, छोटा नागपुर प्लेटू, ये जिसमें झारखंड और आपका ये वाला रीजन आता है ना, ईस्टर्न हाईलैंड, सेंट्रल प्लेटू, डेक्कन साउथ, ये सब आ जाते हैं। गैंगेटिक प्लेन्स में अपर एंड लोअर गैंगेटिक, तो आपको पता होगा। कोस्ट में वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट, ये भी ईजी है। नॉर्थ ईस्ट में फिर आपका ब्रह्मपुत्र वैली, नॉर्थ ईस्ट हिल्स, आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार। तो ये आपके 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स हो गए। इसी न्यूज़ में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी नाम था, तो वो भी बता देता हूँ। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो था वो बना था 1 जुलाई 1916 को, 1916 में बना था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। जियोलॉजिकल रिसर्च का काम करता है फौना इन द कंट्री, फौना के रिगार्डिंग, मतलब जो एनिमल्स हैं, स्पीशीज़ हैं, उनके बारे में काम करता है। जो फ्लोरा के लिए काम करती है बॉडी, वो उसका नाम है बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है ना। बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज द बॉडी दैट वर्क्स फॉर फ्लोरा एंड फॉर फौना, ZSI इज देयर। एक और चीज़ अब मैं एडिड इसमें आपको बताता हूँ कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कौन कौन से हैं कंट्री में। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स 4 हैं इंडिया में, उसका भी मैप मैंने आपको दिखा दिया। तो देखो यहाँ पे है 4, हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा एंड सुंडालैंड। सुंडालैंड मतलब कि जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वहाँ पर आता है। तो ऊपर आपको सबसे ऊपर तो हिमालयाज दिख रहा होगा, देन आपको सबसे दूसरा इंडो बर्मा रीजन ये ब्लू में दिख रहा होगा, देन ग्रीन में आपको वेस्टर्न घाट दिख रहा होगा, एंड ये फिर फाइनली रेड में आपको ये वाला जो रीजन है, ये सुंडालैंड का रीजन है, ये दिख रहा होगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा डिटेल मैंने बताया, ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, क्लियर करा दी हैं। इसको भूलना मत, रिपीट करके सुन लो। एक और न्यूज़ आइटम था, नाम था जस्ट पनाम्बूर बीच का नाम था। तो ये याद रखेगा, पनाम्बूर बीच इज़ अ बीच इन द सिटी ऑफ मैंगलोर इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। पनाम्बूर बीच का न्यूज़ आया था, तो इसको याद रखिएगा कहाँ पर है ये। इट इज़ लोकेटेड इन मैंगलोर एंड विच इज़ इन कर्नाटका। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। टुडे वेरी गुड एडिटोरियल्स हैव केम, बहुत ज़्यादा अच्छे एडिटोरियल्स आए हैं। हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, 3-4 एडिटोरियल हम सारे डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा प्यारे एडिटोरियल्स आए हैं, ठीक है ना। मैं पहले बोलता था कभी कभी कि जो आंसू ला देने वाले आर्टिकल्स होते हैं ना, वैसे आर्टिकल्स आज के आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द एडिटोरियल्स। पहला एडिटोरियल जो हम देखेंगे, लीड है द राजभवंस न्यू रोल टेकिंग सेंटर स्टेज। वेरी गुड आर्टिकल। इट्स बेसिकली अ क्रिटिक ऑन द रोल ऑफ गवर्नर। जो रोल ऑफ गवर्नर है उसके ऊपर ये क्रिटिक लिखा गया है। एक्चुअली ऑथर ने बोला सबसे पहले जो ओल्ड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडिया। पहला तो 2 तरह का इंडिया है, पहला ओल्ड इंडिया है, द सेकेंड वन इज द न्यू इंडिया। द ओल्ड इंडिया वॉज दैट जहां पे गवर्नर को अपनी लिमिटेशन पता थी एंड ही वॉज कमिटेड टू अपहोल्ड द फेडरल प्रिंसिपल। सिंपल सी बात है, जो ओल्ड इंडिया था, द गवर्नर न्यू हिज और हर limitations there and there was a proper definition of कि क्या गवर्नर कर सकता है। वो बार बार अपनी सुपीरियोरिटी नहीं दिखाता था एंड वो जो था वो फेडरल प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करके रखता था, ठीक है ना। बट देयर इज अ न्यू इंडिया ऑल्सो, जो कि गवर्नर बहुत ज़्यादा मतलब कि एक तरह से पॉलिटिकल रोल प्ले करने लगा है। जो गवर्नर की पोस्ट, इट्स नॉट एक्चुअली अ पॉलिटिकल, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पोस्ट कि आप अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी से आप बिलोंग करते हो उसके प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करोगे, ऐसी पोस्ट नहीं है। जो प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है, गवर्नर की पोस्ट होती है, इन सब चीज़ों से ऊपर उठनी चाहिए। बट अब जो राजभवन है बहुत सारे स्टेट्स के, स्पेशली इन द नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स, जहाँ पे भी बीजेपी पावर पे नहीं है, वहाँ के गवर्नर और ज़्यादा ये कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे फिर बीजेपी या जो सेंट्रल में पार्टी है वो उनको कहती है कि आप इस तरीके के काम करिए ताकि वहाँ पे थोड़ा सा क्योटिक कंडीशन क्रिएटेड रहे। तो अब यहाँ पे ऑथर ने यही कहा है कि जैसे महाराष्ट्र में शुरू हो गया है, महाराष्ट्र में भी आप सबको पता है कि अब वहाँ पर भी गवर्नर जो है इंटरफेयर करने लगा है इन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर है। ऐसे बहुत सारे नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में हमने
देखा है कि ये चीज़ें हो रही हैं। अब ऑथर ने वही कहा है कि अब ये सेंटर का मेयर एक पपेट बन के रह चुका है गवर्नर, जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट करके एक पॉलिटिकल एक्टिविज्म में पार्टिसिपेट करने लगा है। हुआ ये था कि अभी जो गवर्नर हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कोश्यारी हैं वहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया कि एक लेटर लिख दिया उद्धव ठाकरे को, और उसमें उन्होंने उसको उनके ऊपर एक सटायर भी लिख दिया कि यू आर टर्निंग सेक्युलर नाउ, सडनली यू टर्न्ड सेक्युलर। ये एक तरीके से उन्होंने एक तरीके से टॉन्ट कसा था कि सडनली यू हैव टर्न्ड सेक्युलर। अब मैं बताऊंगा आगे आर्टिकल में कि इट्स अ न्यू लॉ इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये इंडियन पॉलिटिक्स में एक न्यू लॉ क्यों है, आई विल टेल यू इन द अपकमिंग सेक्शंस। अब ऑथर ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्यों अराइज होता है इशू। सबसे पहला इशू अराइज होने का कारण तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर दी हुई है। इस कारण से कई बार सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और आपके गवर्नर के बीच में इशूज हो जाते हैं। बट दूसरा इशू ये है कि सेंटर कभी कभी गवर्नर खुद को एजेंट ऑफ सेंटर मानने लगते हैं। अगर गवर्नर खुद को अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करने लगता है, जैसे वो अपने आप को बीजेपी का ही मानता है, अभी भी बीजेपी का मानेगा, तो इस कारण से कई बार चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं एंड दे स्टार्ट एक्टिंग इन फेवर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल बायस से काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखो, इसमें द पोस्ट नेहरूवियन एरा, जो पोस्ट नेहरूवियन एरा था उसमें हुआ क्या, पोस्ट नेहरूवियन एरा में जो गवर्नर्स हैं वो अपने डिस्क्रिशन पे काम करने लगे। दूसरा, वो सेंटर में जो पावर है, जिस पार्टी को पावर है उसके हिसाब से उसके विंग्स और फैंसेस में काम करने लगे। ठीक है ना। तो ये दीज आर द थिंग्स विच शुड नॉट हैव हैपेंड, दे शुड हैव अपहेल्ड द फेडरल प्रिंसिपल्स, बट उन्होंने इसके अपोजिट काम किया है। वही चीज ऑथर ने कहा कि द बीजेपी गवर्नमेंट हैज एक्सेलरेटेड द प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल लंपेनाइजेशन। नाउ दिस इज टर्म यू कैन यूज, इट टर्म है मेरा तो देखो कोई पॉलिटिकल बायस नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल में लिखा हुआ है इसलिए मैंने आपको पढ़ के बता दिया कि बीजेपी जब से आई है तो इट हैज एक्सेलरेटेड द प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल लंपेनाइजेशन। ये ऑथर का कहना है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने अपनी वैल्यू खो दी है। इंस्टीट्यूशंस आर लूजिंग देयर वैल्यू एंड इंस्टीट्यूशंस आर लूजिंग देयर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जिनके बेसिस पे वो काम बने थे। ठीक है ना। ऑथर ने कहा है कि यहाँ पे कोट किया, नानी ये पालखी वाला को कोट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इंटेंड किया था कि गवर्नर शुड बी एन इंस्ट्रूमेंट टू मेंटेन फंडामेंटल इक्विलिब्रियम ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट एंड टू इंश्योर दैट मैंडेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिस्पेक्टेड इन द स्टेट्स। केवल और केवल ये सोचा गया था कि गवर्नर ये काम करेगा कि वो ये देखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स जो हैं वो स्टेट में फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। बट गवर्नर ने ये काम छोड़ करके अब पॉलिटिकल एक्टिविज्म का काम शुरू कर दिया। तो वही चीज़ ऑथर ने लिखा है कि इट इज़ अ न्यू लॉ कि यहाँ पे जो कोश्यारी हैं, मिस्टर कोश्यारी हैं, इन्होंने लेटर लिखा, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र ने लेटर लिखा टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र दैट यू हैव सडनली टर्न्ड सेक्युलर होना इट्स नॉट, मतलब ये आपका चॉइस नहीं है, इट्स द प्रिंसिपल दैट इज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट्स अ प्रिंसिपल दैट इज वन ऑफ द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसीलिए प्रियम्बल को अमेंड करके सेक्युलर वर्ड उसमें यूज किया गया था। सो इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स नॉट अ डिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये इस तरीके का उन्होंने टॉन्ट जो कसा है कि अचानक से आप सेक्युलर बन गए। सो इट्स नॉट अ प्रिंसिपल दैट यू कैन इम्बाइव ऑन वन टाइम एंड लीव ऑन द अदर टाइम, ऐसा नहीं आप कर सकते। आपको ये सेक्युलर प्रिंसिपल तो आपको हमेशा रहना चाहिए। तो ये इस तरीके की जो टर्म्स थे, इट वाज अ न्यू लॉ इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। आर्टिकल 167 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की अलाउ करती है गवर्नर को टू कॉल फॉर एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। तो एडमिनिस्ट्रेशन या अफेयर से रिलेटेड कोई भी जानकारी है वो मंगा सकता है गवर्नर। आर्टिकल 167 के अंदर ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। अब ऑथर ने वही कहा है कि देखो जो ये है एक टर्म उन्होंने यूज किया गवर्नटोरियल मेडलसमनेस। गवर्नटोरियल मेडलसमनेस मतलब ये जो टर्म है, दोनों टर्म याद रखिएगा, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल लंपेनाइजेशन और गवर्नटोरियल मेडलसमनेस। मेडलसमनेस का मतलब क्या होता है कि मतलब मेडलिंग जो हो रही है, जो इंटरफेरेंस हो रहा है गवर्नर का और गवर्नमेंट में, गवर्नेंस में, तो ये जो है ये इन्होंने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट होल रैकेट। ये पूरे रैकेट का पार्ट है, लेकिन इन्होंने स्टार्ट नहीं किया। ऑथर ने कहा कि ये दे आर टू इनसिग्निफिकेंट टू स्टार्ट सच अ गवर्नटोरियल मेडलसमनेस, लेकिन इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द एरोगेंट माइंडसेट। ये उनके एरोगेंट माइंडसेट का रिफ्लेक्शन जरूर है। तो दीज आर द थिंग्स विच वर मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आपको समझ में आ गया होगा ये आर्टिकल, काफ़ी प्यारा आर्टिकल था एंड चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं।
एडिटोरियल में है द ह्यूज इन द ग्रीन ट्रिब्यूनल्स रेजिलियंट जर्नी। अब जो कल का दिन था 18 अक्टूबर, इट वाज अ सिग्निफिकेंट डे एज इट मार्क्ड 10th एनिवर्सरी ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कल 10वीं एनिवर्सरी थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की और एनजीटी की। आप सबको पता है कि एनजीटी एक्ट आया 2010 में आया था, ठीक है ना। तो इस कारण से ये आर्टिकल जयराम रमेश ने लिखा है। अब उन्होंने कुछ चीज़ बताई कि सबसे पहले जो है इन्वायरमेंट रिलेटेड ट्रिब्यूनल बनाने का जो मुहिम था या वो स्टार्ट हुआ था 1995 में, जब नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल बनाया गया था 1995 में, नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल इन 1995। इसके बाद नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी बनाई गई 1997 में, नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी बनाई गई 1997 में। ऑथर ने कहा ये दो मैकेनिज्म थे जो स्टार्टिंग में आए थे कि किस तरीके से इन्वायरमेंटल केसेस है उनके कंपनसेशन की बात की जाए। बाद में ये समझ में आ गया कि एक हमको स्पेशलाइज्ड बॉडी चाहिए जहाँ पे डेडिकेटेड मेंबर्स रहें जो कि इसी फील्ड से आए। ये सारी चीज़ें बाद में उनको, जब ये मैकेनिज्म आया तो ये चीज़ उनको रियलाइज़ होना शुरू हो गई। इस कारण से एक ट्रिब्यूनल के लिए मुहिम जारी शुरू की गई कि एक ट्रिब्यूनल बनना चाहिए जो कि केवल और केवल इन्वायरमेंट रिलेटेड केसेस देखेगा और उसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा वो भी ऐसे रहेगा, ऐसे ही लोग लाए जाएंगे उसमें, ठीक है ना। और इस ट्रिब्यूनल की जो बेंचेस रहेंगी, देयर विल बी बेंचेस इन अदर प्लेसेस ऑल्सो, कि सुप्रीम कोर्ट जैसा नहीं होगा कि सिर्फ दिल्ली में रहे, अलग अलग बेंचेस होंगे। इसीलिए CPCB यानी कि चेन्नई, पुणे, भोपाल और कैलकाटा, यहाँ पे अलग अलग जगहों पे इसकी बेंचेस भी आपने देखी होगी एनजीटी की, ठीक है ना। अब देखो पहली बार जो एनजीटी का इशू स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था, केसेस भी याद रखना एनजीटी के, उसमें MC मेहता वर्सेस एंड ANR एटसेट्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केसेस था। 1986 का MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था 1986 का। वहाँ पे चीफ जस्टिस ने बोला था, चीफ जस्टिस PN भगवती थे उस समय, उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस केसेस इन्वॉल्विंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शंस आर इंक्रीजिंग देयरफॉर दे शुड लुक आउट फॉर दिस मैकेनिज्म। उन्होंने पहली बार बोला था NC मेहता केस में, ठीक है, PN भगवती ने। उसके बाद दीज ऑब्जर्वेशंस वर टेकन अहेड इन द केस ऑफ आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस प्रोफेसर MV नायडू। ये केस था आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का वर्सेस प्रोफेसर MV नायडू का केस था, जिसमें फिर से बोला गया कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स को और जजेस को मर्ज होकर के एक मतलब मैकेनिज्म बनाना चाहिए, इन्वायरमेंटल कोड टाइप मैकेनिज्म बनाना चाहिए जहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्ट्स और आपके इन्वायरमेंटल पैनलिस्ट भी बैठे हैं। मतलब कि आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस प्रोफेसर MV नायडू केस, ये दोनों केसेस याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है। मैंने आपको ये दो केसेस बताया, NC मेहता वाला केस बताया और दूसरा आपको प्रोफेसर नायडू वर्सेस आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का केस बताया। ये एनजीटी के ओरिजिन के लिए इंपॉर्टेंट है। और एनजीटी लाइक मैकेनिज्म जो पहला था वो 1995 में नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल बनाया गया और नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी बनाई गई 1997 में। अब ऑथर ने कहा है कि एनजीटी जब से आया तो इट हैज़ टेकन मेनी केसेस, बहुत सारे केसेस में जहाँ पे इन्होंने लैंड को मतलब कि लैंड का जो एक तरह से डिस्ट्रक्शन है उसको होने से बचाया है। कई जगहों पे इन्होंने यमुना फ्लड प्लेन्स को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर बहुत सारे अभी भी चैलेंजेस हैं जो कि एनजीटी के सामने आ गए हैं। इसको अपनी वैकेंसीज भरनी चाहिए, इसको बेंचेस को एक्सपैंड होना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत क्रिटिकल पार्ट प्ले करने वाला है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आगे के समय में प्ले करेगा। तो ऐसे में कि जो एनजीटी का रोल है वो और ज़्यादा बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। तो दैट इज व्हाट ऑथर सेज कि ये सारी चीजें एनजीटी को अब करनी चाहिए। दिस वाज द सेकेंड आर्टिकल। थर्ड आर्टिकल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है नो ग्रेट एस्केप। अब इंडिया की जो रैंकिंग आई इस बार के जो हंगर इंडेक्स का, जो कौन निकालता है हंगर इंडेक्स, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और आपका वेल्थ हंगर लाइफ, ये दोनों मिल करके निकालते हैं। इंडिया की जो रैंकिंग आई वो 94 आई है अमंग 107 कंट्रीज, 107 में से 94 स्टेट नंबर पर हम आए हैं। बहुत पुअर परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल से भी पीछे हैं। वर्स्ट अमंग द ब्रिक्स नेशन है ना। सीरियस स्टेट में हम हैं, मतलब सीरियस स्टेज में हैं ये आपके हंगर इंडेक्स में। अब ऑथर ने कहा है कि ये जो इंडेक्स डेवलप किया गया है इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे वेस्टिंग, स्टंटिंग, मोर्टेलिटी, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और हम इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं पीछे भी हैं, है ना। हम इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं पीछे भी हैं। तो ऑथर ने वही कहा है कि हमको यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत है कि क्यों नरिशमेंट प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ भूख, सिर्फ हंगर दूर करना हमारा काम नहीं है, हमको हंगर दूर करके उनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करना है। सिर्फ हंगर रिमूवल हमारा एम नहीं है। अवर एम इज टू रिमूव द हंगर प्रॉब्लम एज वेल एज द न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होनी जरूरी है। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। दूसरी चीज ऑथर ने ये कहा है
पीडीएस सिस्टम है वो इंडिया में अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था। पीडीएस सिस्टम इज नॉट वर्किंग वेरी एफिशिएंटली इन इंडिया। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या जो स्कीम्स हैं जैसे कि आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स है, इन सब स्कीम्स की वर्किंग को भी हमको दोबारा से मॉनिटर करना चाहिए, दोबारा से उनको और अच्छी वर्किंग इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द वर्किंग ऑफ स्कीम्स लाइक पीडीएस, वर्किंग ऑफ स्कीम्स लाइक आईसीडीएस। और इंडिया में जो इंस्टेंसेज हैं वो अंडर 5 स्टंटिंग जो है वो अंडर नरिशमेंट से वो 38% है, वेस्टिंग जो है लैक ऑफ न्यूट्रिशन के कारण है 21% में। तो याद रखिएगा स्टंटिंग जो है वो अंडर नरिशमेंट से होती है 38% एंड न्यूट्रिशन के कारण जो वही है कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन के कारण बहुत ज़्यादा हो जाए तो वेस्टिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों जो इशूज़ हैं इनको दूर करने के लिए हमको पीडीएस और आईसीडीएस जैसे स्कीम्स को और ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, हमको इंटरवेंशन की ज़रूरत है। और जो इफ्प्री है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्कॉलर्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि 3 out of 4 इन रूरल इंडियंस कैन नॉट अफोर्ड अ बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट। इफ्प्री का कहना है कि हर 4 में से 3 जो गांव के लोग हैं, रूरल इंडिया के लोग हैं, वो न्यूट्रिशनल डाइट नहीं ले पा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि हंग्री, स्टंटेड एंड वेस्टेड ये तीनों चीज़ें तो रहेंगी ही कंट्री में जब ऐसी कंडीशन रहेगी, तो हमको इनको टारगेट करने की जरूरत है। दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड टारगेट एज वेल। तो दिस वॉज द आर्टिकल, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब जो चौथा आर्टिकल मैं डिस्कस करूंगा वो है स्टिल अवेटिंग पुलिस रिफॉर्म्स। वेरी वेरी गुड आर्टिकल, अगेन वेरी वेरी गुड आर्टिकल, स्टिल अवेटिंग पुलिस रिफॉर्म्स। तो इसको मैं अपनी नोट्स से आपको बता देता हूँ, आई विल टेल यू दिस फ्रॉम नोट्स। न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा आई हैं, ठीक है, न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा है, कम नहीं है। अब ऑथर ने कहा कि रिसेंटली बहुत सारे इंस्टेंसेस आए हैं जहाँ पे पुलिस ब्रुटैलिटी देखने को मिली। फॉर एग्जांपल जैसे अभी कोई एक केस था कि जहाँ पे दलित्स को काफ़ी ज़्यादा मारा पीटा गया। दूसरा जो न्यूज़ था अभी जैसे हमने बेनिक्स वाला केस देखा था, तमिलनाडु में बेनिक्स का केस देखा था, वहाँ पे फादर और सन को उनको काफ़ी ज़्यादा ब्रुटैलिटी का सामना करना पड़ा, उनकी डेथ हो गई। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इंस्टेंसेस है कि जो कि पुलिस में रिफॉर्म्स के लिए फिर पुश करते हैं। दीज आर द थिंग्स दैट पुश फॉर द रिफॉर्म्स इन द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। अब ऑथर ने कहा कि पुलिस को रिफॉर्म करने के एफर्ट्स बहुत लगाए गए, लेकिन जो ग्राउंड में पॉलिटिकल विल थी वो कभी नहीं देखने को मिली। जैसे कि जो पहली सीरियस एफर्ट थे टू ओवरऑल द पुलिस सिस्टम दैट वाज मेड व्हेन एनपीसी यानी कि नेशनल पुलिस कमीशन वाज सेट अप इन 1977। नेशनल पुलिस कमीशन बनाया गया 1977 में। तो एनपीसी यानी कि नेशनल पुलिस कमीशन था, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की होम अफेयर्स को 1981 के बीच में, और उन्होंने उनके जो रिपोर्ट्स थे उसको ठंडे बस्ते में यानी कि कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया। फिर दोबारा से ये मुद्दा उठता है जब प्रकाश सिंह का केस आता है। प्रकाश सिंह वॉज अ रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर। प्रकाश सिंह का केस में उन्होंने 1996 में डिमांड किया था कि एमपीसी का एनपीसी जो नेशनल पुलिस कमीशन उसके रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किया जाए। उन सब चीज़ों के बाद 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव्स दिए। देयर वर सम डायरेक्टिव्स गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2006। अब उन डायरेक्टिव्स में अलग अलग पॉइंट थे, जैसे कि उन्होंने कहा कि आपके डीजीपी होने चाहिए, डीजीपी का टेन्योर फिक्स करना चाहिए, एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनानी चाहिए, है ना। आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, क्वेश्चन आपके लिए ये है कि फाइंड द, बस आप गूगल में सर्च कर लेना प्रकाश सिंह केस पुलिस रिफॉर्म डायरेक्टिव्स और इसकी इमेज देख लेना। प्रकाश सिंह केस पुलिस रिफॉर्म डायरेक्टिव्स, इसकी इमेज देख लेना। मैं भी उसको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम इन पेजेस में अपने शेयर कर देता हूँ। चलो ये दिस आई विल डू फ्रॉम माय साइड, शेयर कर दूंगा मैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम में अभी प्रकाश सिंह केस में, आप रहने दो, ठीक है ना। आई विल शेयर द रिफॉर्म्स। अब देखो इसमें क्या क्या है, देखो उसमें एक मैंने बताया ना कि एक पॉइंट था उस रिफॉर्म में कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाई जाएगी हर स्टेट में। अब स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाने से बहुत सारे स्टेट्स और पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि ये जो रहेगा एक सेंट्रल कमीशन रहेगा, सेंट्रल स्टेट कमीशन रहेगा। और सेंट्रल कमीशन रहेगा इसलिए जो स्टेट्स का अनब्रिडल्ड पावर है पुलिस के ऊपर वो कम हो जाएगा। इसलिए केवल आंध्र प्रदेश और कर्नाटका ने एसएससी का रिकमेंडेशन जो है वो बाइंडिंग किया है, अदरवाइज दूसरे स्टेट्स ने नहीं किया है, ठीक है ना। केवल 6 स्टेट्स हैं जो कि मिनिमम टेन्योर प्रोवाइड कर रहे हैं डीजीपी को, जैसे मैंने बताया ना कि 2 साल का टेन्योर फिक्स होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो केवल 6 स्टेट्स हैं जो करते हैं, तमिलनाडु, ये सब चीज़ें हैं। एंड इसके अलावा 6 स्टेट्स के अलावा नहीं कर रहे हैं। प्लस मैनी स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक भी डायरेक्टिव, मतलब उसमें 6 से 7 पॉइंट है, आई थिंक 6 पॉइंट्स आर देयर, या 7 पॉइंट्स आर देयर। उन 7 पॉइंट्स में से
कई स्टेट्स तो ऐसे हैं, मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी स्टेट्स ऐसे जिन्होंने एक भी पॉइंट इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो दिस इज द रिव्यू ऑफ दैट। ऑथर ने यही कहा है कि अब ये टाइम आ गया है कि जुडिशरी फिर से इंटरफेयर करे जैसे 2006 में किया था, और अब मेक श्योर करे कि वो जो डायरेक्टिव्स हैं वो उसमें आए, ठीक है ना। तो आई विल शेयर द डायरेक्टिव्स इन द टेलीग्राम पेज, इंस्टाग्राम पेज एक्सेट्रा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या न्यूज़ आइटम्स है। तो मैं न्यूज़ आइटम थोड़ा यहाँ से बता देता हूँ। बहुत सारे न्यूज़ मैंने सेलेक्ट करके रखे हैं आपको, जो हिंदू में नहीं रहेंगे वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, पीआईबी के भी इंक्लूड किए हैं कुछ, तो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। चाइना ने लॉ पास किया है टू इन्हांस द नेशनल सिक्योरिटी। चाइना ने अब एक नया लॉ पास कर दिया है दैट रिस्ट्रिक्ट सेंसिटिव एक्सपोर्ट टू प्रोटेक्ट द नेशनल सिक्योरिटी। सेंसिटिव एक्सपोर्ट को वो रिस्ट्रिक्ट करता है चाइना का नया लॉ। एंड इन्होंने बेसिकली ये कहा है कि जो नेशंस हमारे एक्सपोर्ट का मिसयूज करेंगे अगेंस्ट अस, ऐसे नेशंस जो हमारे एक्सपोर्ट्स का मिसयूज करेंगे अगेंस्ट अस, उनके अगेंस्ट हम काम करेंगे। तो एक तरह से इन्होंने यूएसए को टारगेट बनाया है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो यूएसए को गया है, वहाँ से उन्होंने यूएसए को टारगेट बनाने के लिए ये नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास किया है। ईरान के ऊपर जो एम्बार्गो लगा था, यानी कि ईरान के ऊपर ये लिमिटेशन लगी थी कि वो आर्म्स नहीं खरीद सकता है, तो अब वो एम्बार्गो हट गया है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच कि अब जो तेहरान है इट कुड परचेज वेपन्स फ्रॉम रशिया, चाइना एंड एल्सवेयर। दूसरी कंट्री से, रशिया, चाइना ऐसी कंट्री से भी वो वेपनरी खरीद सकता है। तो ईरान के ऊपर जो एम्बार्गो लगा था वो हट गया है, ठीक है ना। एंड दिस दे हैव सेड दैट इट्स अ डिप्लोमेटिक विक्ट्री ओवर यूएस। यूएस के ऊपर एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है उनके ऊपर, क्योंकि यूएस ने ये कोशिश की थी कि इंडेफिनिट फ्रीज रहे, लेकिन यूएन ने जो एम्बार्गो लगा था उसको हटा दिया ईरान के ऊपर से, तो अब ईरान ले सकता है। एक और न्यूज थी, एशियन कंजर्वेशन रिजर्व गेट्स रामसर एशियन मैंने बोल दिया, आसन कंजर्वेशन रिजर्व गेट्स रामसर साइट टैग। तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो था उसको रिसेंटली रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत एक साइट बना दी गई। उत्तराखंड की पहली एंट्री है इनटू द कोवेटेड लिस्ट जो रामसर साइट्स, उसमें आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो पहली एंट्री है उत्तराखंड की तरफ से। तो ये जो लोकेटेड है, ये बैंक्स ऑफ यमुना में लोकेटेड है, नियर द देहरादून डिस्ट्रिक्ट इन गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड, याद रखिएगा। और इसमें स्पीशीज आती है जो वाइट रम्ड वल्चर आती है, रडी शेल्डक आती है, रेड हेडेड वल्चर आता है विच इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड एज वेल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है रेड हेडेड वल्चर। एशियन वूली नेक वल्नरेबल है, ये स्पीशीज पाई जाती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपको ये तो पता ही होगा कि जो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड भी है, जो रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में ईरान में हुआ था। रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ था? 1971 में ईरान में हुआ था, और इट्स अ इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है बेसिकली 1971 में, और जो वेटलैंड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड और ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा सीवियरली है प्रोटेक्शन की ज़रूरत है उनको रखती है। इसमें दो हैं आपके इंडिया की साइट्स, जैसे केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, और लोकटक लेक आपकी मणिपुर में है। तो केवलादेव और लोकटक जो है वो आपका मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अंदर आता है, तो ये भी आपको याद रखना। दिस इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अगली न्यूज़ है गुपकर अलायंस। व्हाट इज दिस गुपकर अलायंस? तो 6 पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर की हैं, उन्होंने पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन बना दिया है। गुपकर डिक्लेरेशन जो था वो 2019 में साइन किया गया था अगेंस्ट द मतलब कि टू प्रोवाइड जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस। तो जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के लिए गुपकर डिक्लेरेशन, गुपकर अलायंस बना था, याद रखेगा, ठीक है ना। ये पेपर में दूसरे एक हिंदू की न्यूज़ है नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा वेबसाइट में आकर के। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट इज इट फॉर द डे।